अब इनके अलावा भी और थोड़ी विशेषताएं हैं, वो भी हम जान लेते हैं, जिससे कि हमें पूरा कंफर्म हो जाएगा कि यह अवस्था हमारी कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था है। ठीक है, चलिए अंतरा आणविक आकर्षण बल। अब देखो हमने क्या देखा कि जो कण है ठोस अवस्था के वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब जब वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है तो इनके बीच में कुछ बंध तो होगा, तभी तो एक दूसरे के पास है, अदरवाइज तो नहीं होंगे। यानी कि जब फ्रेंड्स बनते हैं तब हमारे फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक या दो फ्रेंड हमारा कैसा होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी उसकी बॉन्डिंग अच्छी है। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस के कणों के मध्य में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास रहते हैं, उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अंतरा आकर्षण बल जो है ठोस में अगर बात करूं तो कैसा होगा, उच्चतम। ठीक है, और द्रव अवस्था में भी अंतरा आकर्षण बल की अगर हम बात करें तो अंतरा आणविक आकर्षण तो होता है, लेकिन ठोसों से थोड़ा सा कम होता है। यानी कि वही दोस्त तो हैं पर क्लोज फ्रेंड्स जो है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्ती बनी हुई है तो कुछ बॉन्डिंग है। तो कैसा है, मतलब बल के यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी है, थोड़ी सी कम है, बेस्ट फ्रेंड से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज द्रव के लिए क्या हो गया, उच्च, यानी है तो सही बट इतनी ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा किसमें, ठोस में। अगर हम बात करें गैस में तो गैस के मध्य तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक कण वहां भाग रहा है, एक वहां भाग रहा है, कोई बॉन्डिंग नहीं है आपस में। तो दैट मीन्स तो गैस में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है, निम्नतम। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, संपीड्यता की। संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दाब लगा करके हम उसको साइज को चेंज कर देते हैं, वो क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि उसका साइज कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाता है। जैसे कि कॉटन बॉल्स होती हैं, आपने देखा होगा, या फिर फॉर्म देखा होगा, है ना, स्पंज देखा होगा। तो हम प्रेस करके थोड़ा सा उसका जो साइज जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि प्रेशर अप्लाई कर दिया, दाब लगा दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी। अब ठोस के लिए अगर हम इस चीज को अप्लाई करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन ही है अभी मेरे पास में, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं प्रेस करूं तो क्या ये साइज चेंज होगा क्या, इसका प्रेस करने पर नहीं होगा, जैसा एज इट इज बना रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी, मैंने दाब लगाया, प्रेशर लगाया, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, दैट मीन्स कि ठोसों में जो संपीड्यता होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो कैसी होती है, निम्नतम। ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं द्रव, तो द्रव में क्या होती है, तो द्रव में भी ठोसों से कम होती है, यानी इसमें भी नहीं होती है, इसमें भी निम्न होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, निम्न होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें गैस की, देखो संपीड़िता कंप्रेसिबिलिटी जब होगी जब कण दूर दूर है और हम दाब लगा रहे हैं तो कण जो है वो तुमको हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था में तो पहले से ही कण बहुत ज्यादा पास है, तो हम इसको कैसे पास लाएंगे। द्रव अवस्था में फिर भी थोड़ी दूरी है तो हम उसको कर सकते हैं कोशिश। ठीक है, लेकिन गैस अवस्था देखो सबसे इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि गैस अवस्था के कण बहुत दूर दूर है और हम इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, कर सकते हो, है ना। कंप्रेसिबिलिटी थे, बलून देखा ना, बलून को आप आराम से क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, है, यानी कि उसमें कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड़िता है। तो संपीड़िता सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस पार्टिकल्स में, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो आराम से हम उसको कंप्रेस के बीच में काफी खाली जगह है तो हम उनको प्रेस कर सकते हैं, दाब लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गैसों के लिए मेरी संपीड़िता बच्चों कैसी हो जाएगी, उच्चतम। उच्चतम। ठीक है, चलिए अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हम समझ ही चुके हैं, कितनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, तो हमें अब दिमाग में सेट हो गया कि भाई ठोस अवस्था कैसी है, द्रव कैसी है और गैस कैसी है। ठीक है, चलिए तो उदाहरण हम देख लेते हैं बच्चों। ठोस अवस्था की उदाहरण है जैसे पेन,
पेन, है ना, और कुछ भी क्या लिख सकते हैं, कुछ भी चीज बहुत सारी, यानी कि जैसे कि कुर्सी लिख देते हैं, कुर्सी, ठीक है, टेबल। तो ये सब हमारे उदाहरण किसके हैं, ये है हमारे ठोस अवस्था के उदाहरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था में हमारे क्या क्या था, अच्छा रबर भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा ठोस है एक तरह से, ठीक है। चलो द्रव जो है, द्रव अवस्था में हमारे क्या आता है, द्रव अवस्था में हमारा आता है दूध, पानी यानी जल, जूस, ठीक है। और गैसीय अवस्था के हमारे उदाहरण हैं, कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं, हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और कौन सी गैस हम रिलीज करते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हमने देखी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि हमने यह तो समझ लिया ठोस, द्रव, गैस, लेकिन कितना समझा ये हम जानेंगे इन प्रश्नों के द्वारा, ठीक है। तो हम एक एक करके थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं ताकि हमने जो भी पढ़ा है वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए और हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न है, ठोसों के अभिलक्षण हैं। क्या लक्षण है ठोसों के, निश्चित आकृति, निश्चित आकार, निश्चित आकृति और आकार, निश्चित आकृति, आकार एवं दृढ़ता। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि ठोस वो होते हैं जिनमें निश्चित आकृति भी होती है, आकार भी होती है और दृढ़ता भी होती है, यानी कि एज इट इज जैसे हैं वैसे की वैसे बने रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आकृति भी और आकार और दृढ़ता सभी कैसी है, बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। चलिए अगले हम बात करेंगे किसकी, निम्नलिखित में से कौन सा ठोसों का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है ठोस का, ठोस सदैव क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, ठोस का घनत्व उच्च एवं संपीड़ितता कम होती है, ठोस का विसरण अत्यंत धीमे होता है, या ठोस का आयतन निश्चित होता है। अब ये कह रहा है कि हमें कौन सा ठोस का गुण नहीं है, ठीक है। पहला हम यहाँ से देखते हैं कि ठोस सदैव क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। देखो ये हम अगले इसमें पढ़ेंगे कि ठोस के कितने प्रकार है उसमें, लेकिन यह बात कि ठोस सदैव क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं यह सही नहीं है। ठोस क्रिस्टलीय नहीं बल्कि और दूसरे प्रकार में भी पाए जाते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। अगला है ठोस का घनत्व उच्च एवं संपीड़ितता कम होती है। यह भी हमने देखा कि वाकई में जो ठोस है उनका घनत्व तो कम होता है और संपीड़ितता क्या होती है, उच्च होती है। अगला है ठोस का विसरण अत्यंत धीमे होता है, बिल्कुल सही है। देखो विसरण का तात्पर्य या विसरण का मीनिंग क्या है, विसरण का मीनिंग होता है जो पदार्थ में हम जब दो सब्सटेंस आपस में, जो पदार्थ आपस में मिलाते हैं इसमें अच्छे से मिक्स्ड हो जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना, तो एक सॉल्यूशन बनता है। तो क्या होगा कि विसरण का मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल है, जो पदार्थ है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करता है, ठीक है। यानी कोई भी मटेरियल जब हम दो चीजों को मिला रहे हैं आपस में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो दो चीज हम ले लेते हैं, जूस बना रहे हैं या दूध में शक्कर मिलाते हैं तो घोलते हैं उसको अच्छे से, है ना। तो विसरण मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कण जो होते हैं, है ना, भाई सारी कहानी तो अवयवी कणों की ही है। तो ये जो कण होते हैं, ये कण क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, जिससे कि वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है, वो पूरा जो विलयन बन रहा है वो समांगी विसरण हो जाए, बिल्कुल एक जैसा हो जाए, ठीक है। तब हम उसको क्या कहते हैं, विसरण। तो विसरण ठोसों में अगर हम बात करें तो ठोसों में विसरण कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्थान नहीं है। तो विसरण का गुण ज्यादातर किसमें पाया जाता है, गैस और द्रव में, ठीक है। तो यहाँ पे ठोसों का विसरण धीमे होता है, ये बिल्कुल सही है, बहुत ही धीमे होता है, यानी कि ना के बराबर। नेक्स्ट है आकार आयतन निश्चित होता है, ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हुआ कि ठोस सदैव क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। ठोस सदैव क्रिस्टलीय प्रकृति के नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ठोस जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हम देखेंगे। चलिए अगला हमारा प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्न के कारण धातु में चमक होती है। धातु हमेशा चमकती रहती है, बिल्कुल। उच्च घनत्व की वजह से, अच्छी पॉलिश, रासायनिक अक्रियाशीलता या मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, धातु में चमक होती है। धातु चमकती, धातु के क्या होते हैं, धातु का सोना होता है, चांदी है, सब धातु ही तो है। बर्तन है हमारे घर में, ये सब क्या है, धातु। तो धातु जो है वो हमेशा शाइन करते हैं। हमने देखा ना, बर्तन चमकते हैं, नए नए बड़े अच्छे लगते हैं, अपनी शक्ल भी उसमें दिख जाती है आराम से, है ना। सोना चांदी के जो ज्वेलरी बन रही, गहने बनते हैं, वो भी चमकते हैं, सुंदर लगते हैं, इसीलिए तो उनके बनते हैं। तो अब ये रीजन क्या है कि धातु में चमक होने का कारण क्या है, क्यों इतनी शाइन करती है? क्या उसमें घनत्व है, या उसके अच्छा सा उसको सुनार चमकाता है इस वजह से है, या फिर रासायनिक अक्रियाशीलता? देखो, ना तो घनत्व की वजह से, ना ही अच्छी पॉलिश की वजह से, और रासायनिक अक्रियाशीलता तो धातुओं में होती नहीं, क्योंकि धातु तो क्रिया करते हैं। धातु क्रिया करते हैं तो धातु में क्रियाशीलता होती है, यानी रासायनिक क्रियाएं वो करेंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अगर हम बात करें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति जो है वो धातुओं का प्रमुख गुण है। यानी उस तत्व को हम धातु जब भी कह रहे हैं, धातु का मीनिंग ही यही है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, धात्विक प्रकृति का या धातु। तो धातु में चमक होने का मुख्य कारण यही है कि उसकी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं और उसकी वजह से ही उनमें चमक होती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखो, गैस तथा द्रव दोनों में शांता का समान गुण होता है, ऐसा नहीं है। ठोस, द्रव और गैस की अगर हम बात करें तो शांता का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे कि पानी है, हमने गिर गया हमारे हाथ से, तो वो फटाफट फैलने लगता है। दूध अगर गिरेगा तो फैलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय कैसा लेगा, ज्यादा लेगा, यानी कि वो आराम से फैलेगा, कम जगह गिर के। और अगर हम वहीं पे शहद को लें तो शहद आपने देखा कितना गाढ़ा रहता है ना। तो इस तरह से जो कि रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो फैलने से उसको रोकती है, वो जो होता है उसको हम कहते हैं शांता। तो वो शांता सबसे ज्यादा किस में होती है, वो हम करते हैं किसके, तो शांता का गुण ही किस में है, द्रवों में ज्यादा है ना, यानी कि उसको फैलने से रोकना है, तो वो है शांता। तो शांता क्या द्रव और गैस दोनों में समान है क्या? नहीं, ये द्रवों में ज्यादा होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, सभी अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में अनियमित गति होती है। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सभी अवस्थाओं में अनियमित गति नहीं होगी, ये द्रव और गैस में होगी। ठोस में तो वैसे ही कण आसपास है, तो गति का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, अगला है, गैस बिना द्रव अवस्था के ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती। यानी कि गैस अवस्था है, ये कह रहा है ये गैस अवस्था है, मैंने जी से प्रदर्शित कर रही हूँ, ये गैस अवस्था है, फिर ये कह रहा है इसको द्रव में आना होगा, यानी लिक्विड में आना होगा, उसके बाद में इसको सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में आना होगा, ये ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि गैस अवस्था को पहले द्रव में आना होगा, उसके बाद वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि गैस द्रव अवस्था के ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, यानी कि बिना द्रव अवस्था के, बिना ये अवस्था आए ये अवस्था नहीं मिल सकती। यानी कि गैस अवस्था डायरेक्ट ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी, पहले गैस अवस्था होगी, फिर द्रव, उसके बाद ठोस अवस्था मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है, ठोस तथा द्रव दोनों में वाष्प दाब का समान गुण होता है। तो यह गलत है। वाष्प दाब का गुण जो है वो द्रव में और गैस में, तो द्रव और ठोस में अलग होता है, और मुख्यतः हम इसको द्रव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ये वाला कथन एकदम सत्य है कि गैस अवस्था द्रव अवस्था को बिना ठोस में परिवर्तित नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? देख लेते हैं। ठोस अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड और ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह जो अवस्था होती है इसको गर्म करने पर डायरेक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो जिसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, तो ठोस अवस्था यहाँ पे शुष्क बर्फ के रूप में किसको जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कैसी है? शुष्क बर्फ के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसको गर्म करने पर बिना लिक्विड अवस्था के डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसीय अवस्था में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी सारी बातें थी किसके बारे में बच्चों? ये हमारी सारी बातें थी ठोस अवस्था के गुणों के बारे में, यानी कि ठोसों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यह अवस्था हमारी ठोस अवस्था है, या ये द्रव है या गैस है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सबने मेरे साथ एंजॉय भी किया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।